बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पाकिस्तान की सियासत पर इस वक्त शदीद धुंध छाई हुई है, हद नज़र बहुत कम है। सियासतदान जो हैं वो कौम को मुस्तकबिल के बारे में बताते कुछ हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, लेकिन इस दौरान पंजाब में गवर्नर साहब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा और दूसरी तरफ जो मुखालफ पार्टियां थीं उन्होंने पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी और मामला जो है वो चीफ़ मिनिस्टर के डी नोटिफिकेशन तक पहुंच गया, जिसे फिर लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। अब बात किधर जा रही है? क्या वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? और अगर वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते तो क्या होगा? और अगर कर पाते हैं तो फिर असम्बली जो है वो कितने दिनों में टूट जाएगी? और अल्टीमेटली पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे? अक्टूबर 2023 में या फिर इस इंतखाबात के मंसूबे को 2024 में ले जाने का भी कोई प्लान है? तो आज इस मामले पे गुफ्तगू के लिए हमारे पास दो इंतहाई तजुर्बाकार सियासतदान मौजूद हैं। जनाब कामिल अली आगा साहब सेनेटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सीनियर रहनुमा। जनाब राना मशहूद अहमद ख़ान साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और इसके अलावा हम, क्योंकि ये एक आइनी और कानूनी मामला भी है, तो पंजाब के एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब से भी बात करेंगे। आपकी इजाज़त से मैं अहमद अवैस साहब से पहले एक सवाल पूछ लूँ। अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अहमद अवैस साहब, बड़ा सादा सा सवाल है कि आपके ख्याल में क्या चौधरी परवेज़ लाई साहब पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? पहली बात तो यह है कि यकीनन एतमाद के वोट लेने में वो कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि ये बात बड़ी अचंभा लगती है और ये तकलीफ़ दे भी है फ्रॉम मॉरल, कीपिंग इन व्यू द मॉरल एस्पेक्ट्स, कि इतनी खुला तरीके से ये बात हो रही है कि जनाब वो PDM वाले जो हैं जी वो तोड़ लेंगे, वो ले लेंगे। वो मोरलिटी कहाँ गई? चाहे पॉलिटिक्स है या वो कोर्ट के अंदर कोई केस है, किसी जगह पे भी आपको एक दामन मोरलिटी का जो पकड़ के रखना है ताकि आप नेशनल कैरेक्टर को अपलिफ्ट कर सकें। इसमें अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो इसका ये बड़े नुकसानात इसके हमारे सामने आ चुके हैं, मज़ीद आएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। आपसे एक दो सवाल और भी करने हैं अहमद अवैस साहब। जी राना मशहूद साहब, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं जी चौधरी परवेज़ लाई साहब बड़ी आसानी से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि PTI के दोस्त जब मोरालिटी की बात करते हैं तो ये तरह माजी में जाएं, आज 2 विकटें गिर गई, आज 3 विकटें गिर गई, आज इतनी विकटें गिर गई, सेनेट का इलेक्शन, बलूचिस्तान की असम्बली, मतलब ये अपने लिए जो है। और जहांगीर तरीन साहब का जब जहाज़ चल रहा था तब वो सारी हलाल मोरालिटी थी, और आज जो है पहली तो बात है कि इस तरह की कोई मूव हम कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि परवेज़ लाई साहब अगर वोट ले सकते तो ले लेते, उनको किसने रोका था? आर्टिकल 130 क्लॉज 7 जो है वो बहुत क्लियर है कि जिस वक्त गवर्नर साहब ने उनसे कहा कि आप, और रीज़न्स बता के कि ये रीज़न्स हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आपके पास जो है मेजॉरिटी नहीं रह गई है, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अब आप दौड़ क्यों रहे हैं उससे? आप आएँ, आके आप कहें कि ये बैठे हैं 186, मैं ये सुबह ले रहा हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात है मीर साहब, आज सुबह एक फंक्शन में मैंने आपको सुना जिसमें आपने कहा कि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया। गवर्नर जो काम करता है वो आइन और कानून के ताबे होके करता है। ये हमारा कानून, हमारा आइन ही है जिसने गवर्नर को ये इख्तियार दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता है, और जिस तारीख के लिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा उसके 24 घंटे वेट किया गया कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई चीज़ आए। जब नहीं आए तो आइन के मुताबिक। लेकिन राना साहब, चीफ मिनिस्टर ने इनकार तो नहीं किया था कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूंगा, वो तो स्पीकर ने रूलिंग दे दी उसके खिलाफ। सर देखें, बात पता क्या है,
चीज़ों को उलझाना, यही तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम 2 को 2+2 4 नहीं कह रहे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से मईशत जो है वो और आम आदमी का जो हाल है, तो ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये इलीगल है। और इसके ऊपर मैं अगली बात ये कहूँगा कि जब हाई कोर्ट में गए थे परवेज़ इलाही साहब, तो हाई कोर्ट का जो बेंच बना था, ये पिछले 6 महीनों में 50 केसेस आए हैं कोर्ट्स में, जिसमें से 47 के फैसले पीटीआई के हक में हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अदालत पे जानबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं खुल्लम खुला लगा रहा हूँ, मैं खुल्लम खुला लगा रहा हूँ, मैं तंग आके लगा रहा हूँ, क्योंकि आज इन अदालतों की इन वजूहात की वजह से जो जद पड़ रही है वो मईशत पे पड़ रही है। जो मसला आ रहा है वो आ रहा है इनडिसिसिवनेस, अनसर्टेनिटी। इसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि आज़ादी इजहार का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करना चाहिए और अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पे कमेंट करते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ में रख के ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के हालात की जो ज़िम्मेदार है, उसके अंदर सिर्फ अगर आप कहें कि सियासतदान है तो ये गलत है। इसके अंदर ये वही अदालतें हैं ना जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ना अहल कर दिया। ये वही अदालतें हैं ना जिन्होंने जो है सादिक और अमीन का आज राना साहब को अदालतें जो हैं वो बुरी लग रही हैं, लेकिन जो डिक्टेटर हैं वो आपको याद ही नहीं आ रहे। नहीं मुझे याद है। ना सर देखें, मुशर्रफ की कैद काटी हुई है। हाँ। मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हुए, सेफ जुडिशरी सेफ पाकिस्तान की मूवमेंट चलाई, अदलिया की बहाली के लिए निकले। इसलिए नहीं निकले थे, फर्द वाहिद का फैसला किसी का भी हो वो कबूल नहीं है। चले कामिल अली आगा साहब, राना मशहूद साहब के ख्याल में जो गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल था, और जो स्पीकर ने रूलिंग दी गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। मीर साहब, माजरत से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक इजलास तो चल रहा था जो स्पीकर ने बुलाया बामर मजबूरी, क्योंकि गवर्नर ने जो इजलास बुलाया हुआ था किसी होटल में, वो अभी तक प्रोरोग नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। वो चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, होटल के अंदर कहीं चल रहा है। वो आईनी इकदाम था गवर्नर साहब का, उसको क्या आईनी समझा जाए? आईनी बात तो ये दुरुस्त है कि स्पीकर ने गवर्नर के एतमाद के वोट लेने के लिए जब कहा स्पीकर को, तो उसने सारे फैक्ट्स बयान कर दिए कि आपके ये एतराज़ात भी बिला जवाज़ हैं, जिसको जवाज़ बना के आप ये कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए। दूसरी बात ये कि आपका ये इक़दाम कि 2 इजलासों के चलते हुए एक और इजलास बुलाने की बात करना, ये भी गैर आइनी है और रूल्स की खिलाफ वर्जी है। रूल्स जो असम्बली के रूल्स होते हैं वो कानून की हैसियत रखते हैं, यानी वो बाकायदा एक कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद और उसकी पासदारी स्पीकर के ऊपर फ़र्ज है, उसके फ़राइज़ में शामिल है। वो कोई बिला जवाज़ कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा, उसने लेटर लिख दिया, एक लेटर का जवाब दे दिया, वो अभी सिलसिला जारी था। चीफ मिनिस्टर पंजाब तो उसके अंदर पार्टी नहीं बने अभी तक, वो पार्टी फिर बनते जब एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास स्पीकर बुला लेता। वो बुलाने से पहले, यानी अगर कोई इकदाम था तो अगर कानून के मुताबिक कोई हो सकता था तो वो स्पीकर के साथ हो सकता था। लड़ाई झगड़ा तो चल रहा था स्पीकर और गवर्नर के दरमियान में, चीफ मिनिस्टर बीच में कहाँ से आ गया? उसको डी नोटिफाई कर दिया। यानी ये सारी चीज़ें अगर आईनी हैं तो फिर तो ये मजाक बन गया, ये जंगल का कानून हुआ, जो जब चाहे उठे एक लेटर लिख दे, वो समझे कि ये आईनी इक़दाम है। तो ये तो खाम ख्याली हो सकती है, आइन और कानून की पासदारी नहीं हो सकती कतई तौर पे। मीर साहब, ये बात मैं वसूख के साथ कर रहा हूँ। और एक बात, ये बात जो मोरालिटी की है मेरे भाई अहमद अवैस ने, ये अगर इसका जवाज़ ना हो तो मैं समझता हूँ कि हर वो इक़दाम जिसके अंदर इखलाक नहीं है वो गैर कानूनी और गैर आइनी होता है। क्योंकि
इखलाक की पासदारी कानून बताता है और आइन बताता है। जिसकी पासदारी करेंगे तो आप आइन की अमलदारी यकीनी बना सकेंगे, अदरवाइज़ ये मजाक हो जाता है। आर्गूमेंट्स तो हम बहुत सारे बना लेंगे, गढ़ लेते हैं हम। वकील जो हैं वो सारे अपना फॉर एंड अगेंस्ट बात भी बनाते हैं, करते भी हैं, जवाब क्रिएट करते हैं, लेकिन हकायक के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता, हकायक सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब अहमद अवैस साहब से मैं एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अहमद अवैस साहब, मफरूज़े पर मबनी सवाल है। कभी कभी सियासत में डिस्कशन करते हुए हमें मफरूज़ा जो है उस पर भी डिस्कशन करनी पड़ती है। तो सवाल यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते, फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एक बहुत बड़े मफरूज़े के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि वो एतमाद का वोट ना ले सके। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे ऊपर इस वक्त कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि एतमाद का वोट ज़रूर लिया जाए हमसे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जो एक तहरीक पहले आई थी वो थी अदम एतमाद के वोट की, और जब देखा कि इसमें कामयाबी के इम्कानात कम हैं तो उन्होंने गवर्नर की तरफ से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के ज़रिए सीएम पंजाब की को डी नोटिफाई कर दिया और कहा कि जी काबीना ख़त्म कर दी गई है और तैयारी हो गई नए इलेक्शन की। तो जब ऐसी सूरत हाल आई तो हमें लामहौला एक ही हमारे पास रास्ता था कि हम इसको अदालत में, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें और एक लार्जर बेंच बना, 5 रुकनी बेंच लार्जर यहाँ पर बना, जहाँ पे इसकी समाअत हुई। और उस समाअत में उन्होंने, आपने देखा कि जो अदालत ने जो इंजंक्टिव ऑर्डर इशू किया है उसके अंदर उन्होंने एक बात ये की कि सस्पेंड कर दिया गवर्नर का जो हुक्मनामा था डी नोटिफिकेशन ऑफ सीएम का, और दूसरा उन्होंने किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि हाँ, उन्होंने कहा था आप एक अंडरटेकिंग दे दें, और हमने अंडरटेकिंग क्या दी कि हम अगली डेट ऑफ हेयरिंग तक असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। एक बड़ी मुनासिब सी बात है, क्योंकि जब अदालत में एक केस चल रहा होता है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस ना तो ये असेंबली डिसॉल्व हो सकती थी और ना ही वो गवर्नर पंजाब जो हैं वो उनका वो ऑर्डर जो है या वो एक नया जो है वो ले आए कि जी इनको जो हम एतमाद का वोट लें वरना डी नोटिफाई कर देंगे। तो इसलिए हम हमारे पास तो कोई कंडीशन नहीं है। अब 11 तारीख के लिए नोटिस किया अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को और तमाम रेस्पोंडेंट्स को। 11 तारीख को इसकी बहस होगी, हम भी तैयार हैं बहस के लिए और वो भी आ जाएं बहस कर लें। अच्छा, राना मशहूद साहब, एडवोकेट जनरल साहब ये कह रहे हैं कि उन पर कोई कंपल्शन नहीं है, यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब पे कंपल्शन नहीं है कि उन्होंने एतमाद का वोट हर सूरत में लेना है। मेरा ख्याल है कि पहली तो ज़रा आगा साहब ने जो कहा ना कि 2 सेशन चल रहे हैं, तो आज हुकूमत पंजाब जो तनख्वाहें ले रही है ना और जो तरक्याती काम कर रही है, ये उस सेशन की वजह से कर रही है जो हमने बुलाया जिसमें बजट पास हुआ। अच्छा। तो इनका मसला ये है कि जो इनको चीज़ पसंद होती है वो हलाल हो जाती है, जो पसंद नहीं होती उसको प्रोरोग तो कर रहे हैं, नया बुला रहे हैं, तीसरा इजलास बुला रहे हैं। नहीं आगा साहब, प्रोरोग तो कर रहे हैं। आगा साहब ज़रा सुनते लो ना, बात सिर्फ इतनी है कि जो इनको पसंद होता है ना वो ठीक है, और जो इनके ख़िलाफ़ जाता है उसके ऊपर और मतलब कन्फ्यूजन फैलाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, अहमद अवैस साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि कानून और आइन जो है फिर किस लिए है, फिर बंद कर दें। फिर आपको जो पसंद है मतलब, और आपको तो वैसे भी आदत है कि आपकी बेल लगती है इमरान खान की, तो वाहिद मुल्ज़िम है जो अदालत भी नहीं जाता और उसकी घर बैठे बैठाए जो उसको बेल मिल जाती है, यह सहूलत हमें भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अवाम को भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि कंपल्शन है, कंपल्शन थी तो ये अदालत गए, अगर कंपल्शन नहीं थे तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, चलता रहता। चीफ सेक्रेटरी ने डी नोटिफाई नहीं किया, गवर्नर ने जब डी नोटिफाई किया तो उसके बाद इसी सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने उस ऑर्डर को, जाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी का एक अपना सिस्टम है, वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल उनका नोटिफिकेशन है। बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं कि पता नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब पे किसने प्रेशर डाला था, कौन उनके दफ्तर में गया था।
मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर डालने वाली कहानी जो है ना, क्योंकि इनको ये आदत थी प्रेशर डलवाने की, इनको ये आदत थी कंधे इस्तेमाल करके। आज फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह साहब गए थे उनके पास। बिल्कुल गलत बात है। फवाद चौधरी साहब की बात तो मैं अगले दिन किसी दोस्त को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो सेब खा रहे हो, तो उन्हें कहें क्या खा रहे हो, कहें मैं केला खा रहा हूँ। तो ये फवाद चौधरी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है इसके बारे में तो प्रोग्राम्स के अंदर अब खुली बात होती है कि क्या है क्या नहीं है। असल मसला ये है कि इन इशूज़ की वजह से आज मुल्क किधर जा रहा है। आज जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आज जो IMF के साथ आपकी डील है, जो सऊदी अरब ने आपको पैसे देने, और दूसरी बात हामिद मीर साहब, एक बात मुझे छोटा सा सवाल है मेरा, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबली तोड़ता है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको क्या प्रॉब्लम है? असेंबली टूटती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इलेक्शन लड़ लें। देखें, सबसे पहली बात है, बहुत अहम बात की है आपने, हमने आज के दिन तक जो काम किया ना, अगर इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजा तो वो एक आईनी काम था। अगर हमने असेंबली की डिसोल्यूशन से बचाने के लिए अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में डाला तो ये एक आईनी काम था। इन्होंने ऐलान किया था ना कि असेंबलियां तोड़ देनी है 23 को। अगर पंजाब के ऊपर कदगन आ गई थी तो KPK क्यों नहीं तोड़ते? तोड़े ना KPK। अपने मेंबर्स जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इनके MNAs हैं, उनके इस्तीफे जब स्पीकर ने मंजूर किया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट कौन गया था? इनके MNAs गए कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए हुए ये वाले। तो बात यह है कि आपके कॉल और फेल में तजाद है। आप KPK, आप कौम को कहते हैं कि मैंने वादा किया था, पंजाब के अंदर ये सिचुएशन आ गई है, KPK असेंबली में आज तोड़ रहा हूँ, किसने रोका आपको? अच्छा, इस पर आगा साहब, ये इस दलील का क्या जवाब है कि अगर चलें पंजाब में सूरत हाल ऐसी बन गई है, मामला 11 जनवरी तक अदालत में ज़ेर अल्तवा है, तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने से तो इमरान खान साहब को किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्होंने खुद जो ऐलान किया था, आप जलसे वाली तकरीर उठा के देख लें, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उन्होंने ये कहा था कि दोनों इकट्ठी तोड़ेंगे। इब्तदा से यही बात हो रही है, कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी 62% जो मुल्क का रकबा है और क्या नाम है आबादी है, उसके तोड़ने में और 18% में के तोड़ने में फ़र्क नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये दोनों मिला के तोड़ेंगे तो 70 कुछ % जो है वो इलेक्शन होंगे। ये उनका वो असल मंशा उनकी ये है कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हो, उसके लिए ये 2 असम्बलियाँ वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज वो ये नहीं कि दोनों यहाँ पे उनकी हुकूमतें हैं वो तोड़ के घर बैठ जाए, नहीं। वो एक लॉजिक की बात है कि इतनी बड़ी आबादी के 2 सूबे जब इलेक्शन में जाएंगे तो जनरल इलेक्शन करवाना एक मजबूरी बन जाएगी कौम को। उनका क्लेम है, वो सोचते हैं कि इस तरीके से ये मजबूर होंगे कि पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो, जो उनका असल मकसद है। तो ये बात बिला जवाब नहीं है, जवाब वाली बात है कि वो चाहते हैं कि पंजाब की असम्बली के साथ KPK की असम्बली तोड़े। अदरवाइज 18% पे अगर इलेक्शन हो रहा होगा तो वफाकी हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, एक ज़िमनी सवाल ये पैदा होता है कि परवेज़ लाई साहब का दावा है कि उनके पास 186 से ज़्यादा अरकान की हमायत मौजूद है, तो अगर हमायत मौजूद है तो वो क्यों एतमाद का वोट ले रहे हैं? एतमाद का वोट लेना जो है इनकी ख्वाहिश है। ये इन्होंने उस काम में, उस मिशन में जो इमरान खान का मिशन है, उसके अंदर रुकावट पैदा करने के लिए कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं और हमारी वफाक के अंदर हुकूमत चलती रहे, और ये कब्जा करना चाहते हैं पंजाब की हुकूमत के ऊपर भी। ये किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से, या जो इनका हमेशा इनकी रवैश रही है, ये अपना लोटाक्रेसी क्रिएट करके आपको लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की एक नई लहर आ गई? और जनाब इन्होंने पूरी कोशिश की है। जरदारी साहब यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं जी? मेरे कहने से नहीं, पूरी दुनिया ये कहती है कि उनका मिशन है, वो आगे बैठे हुए हैं। और उन्होंने एक मर्तबा भी इनकार नहीं किया अपने मिशन से। अब नाकाम हो गए ना। अच्छा, नाकाम होके गए हैं ना, इसलिए तो इन्होंने ये एतमाद के वोट की बात कर दी। इनको गलत साबित करने के लिए आप एतमाद का वोट ले लें। वोट ले लेंगे जी, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। और ये कहना कि जी इनके पास मेजोरिटी नहीं है, हमारे पास मेजोरिटी है, जो ये कहते रहे हैं, राग लापते रहे हैं कि आज भी कि हमजा शहबाज शरीफ आ रहा है जी, फलाना कभी अपना कोई, ये मैं आपको बता दूं, कभी कोई, ये एक खबर मैं आपको दे देता हूं, हमजा शहबाज नहीं आ रहा।
नहीं वो ये दावे जितने मर्जी कर ले वो नहीं आ रहा। वो आपकी आपकी बात दुरुस्त है, मैं भी इस बात को से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा किस बात का है मुझे बताएं। ये इसी बात का है ना कि असम्बलियाँ ना टूटें। हाँ, इनका मिशन है, इनका अपना एक तरीकाकार है, उस तरीके से ये करना चाहते हैं कि ये सारे मामला देखें। इनकी वफाक के अंदर हुकूमत कायम रहने से इनका मिशन पूरा होगा। आपके वो वाला मिशन जो सारे केसेस जो हैं इस वक्त इनके अच्छा, अंदर इसके अंदर इनके अंदर रोला क्या है जी इस वक्त, मुझे मैं बताता हूँ। इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं कि आप 6 अरब डॉलर के एसेट लेके बैठे हुए हैं, जिसमें से साढ़े 4 अरब वो है जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। 1.5 अरब बाकी रह गया। उसकी इनकी 2 किस्तें जो जानी है, 2 किस्तें फिल 4 जानी है अगले माह तक, आपको भी पता है। उसमें $3.25 बिलियन जो हैं इन्होंने अदा करने हैं। है पास 1.5 बिलियन और देने हैं 3.5 बिलियन। तो ये तो इकोनॉमी तो इनकी शटर हो चुकी है, सारी एलसीआं बंद हो गई हैं, बैंकों को हदायत जारी हो तो चुकी अगर है। इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शन करवा के वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सारे मसले हल कर लेंगे? ज़ाहिर है जी, वो उनके पास कोई पहले उनका देखे ना, उनका आखिरी दिन आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ लें। ठीक है। वो तरक्की का जो मेयार था वो क्या था और आज क्या है, आज 0 पे चला गया है। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम 3.5 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 7 चेयरमैन FBR बदल दिए, लेकिन इकोनॉमी तो ठीक जा रही थी कि नहीं? नहीं सर, ग्रोथ कितनी जा रही थी मुझे बताएं। वो आपके पाकिस्तान पे आपके कागजों में और जा रही थी। कीमतें कहाँ पे थी, आज कहाँ पे हैं कीमतें? जरा इसका जवाब मैं दे और इसका जवाब जल्दी से इंपोर्ट कितनी थी, ये जवाब एक्सपोर्ट कितनी थी? बताएं जी। बात सिर्फ इतनी सी आगा साहब, कौम जो है पिछले 4 साल देखती रही है। जो रिजर्व्स हम छोड़ के 2018 में गए थे, जो आप बेड़ागर कर गए, यहाँ पे मईशत का, महंगाई का जो यहाँ पे तूफान आया, IMF के पास अमलन आपने लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। ये जुबानी बातें नहीं, जुबानी बातें नहीं है, ये बता दें जुबानी। और अगली बात, आखिरी बात, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। नहीं, आप बोलें, लेकिन मेरे सवाल ऐड कर दें। आप मुझे बता दें कि रिजर्व्स कितने थे जब इमरान खान गया? हाँ। ग्रोथ रेट कितना था जब इमरान खान गया? एक्सपोर्ट कितनी थी जब इमरान खान गया? और जो अपना ये सर्कुलर डेट था वो कितना था? इसका आज कितना? ये सारी चीजें मुझे बता दें। इसका एक ही जवाब है। आपने शब्बर साहब जिनको अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि जो फिगर्स PTI दे रही है वो सारी फर्स्ट फिगर्स हैं, वो झूठी फिगर्स हैं। कभी नहीं कहा, कभी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। एक मिनट सर, मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैंने राना मशहूद साहब से ये सवाल पूछना है कि ये परसेप्शन क्यों स्ट्रांग हो रही है कि आप इलेक्शन से भागते हैं, इलेक्शन से डरते हैं आप? ये उनसे सवाल करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। राना मशहूद साहब, वक्फे से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि ये परसेप्शन क्यों ज़ोर पकड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भागती है। आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी के प्रोग्राम में कह दिया है कि ये कौमी असम्बली से जो PTI वालों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं तो इस्तीफ़े कबूल करें, बाई इलेक्शन कराएं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो ऊपर की क़यादत है वो भाग रही है, इलेक्शन से डरती है। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं। आपने कहा कि जो मर्जी हो जाए, हमजा नहीं है। जो पार्टी मीटिंग्स चल रही हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हैं, जो PDM की मीटिंग्स हैं, कैंडिडेट हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये कौन कह रहे हैं कि हम भागते हैं इलेक्शन से? वो साहब जिन्होंने 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा इमरान खान ने, और उनको ख्याल आया कि तो मैं गलती कर गया हूँ, 1 महीने बाद उन्होंने कहा नए इलेक्शन कराओ। 2013 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अगले दिन उन्होंने कहा कि जी 35 पंक्चर और 4 हल्के खोल दें, नया इलेक्शन कराओ। आप अगर नहीं जीतते तो आप कहते हैं नया इलेक्शन करा दो, हम किसी की विम्स एंड विशेस पे नहीं चलेंगे। इलेक्शन वक्त पर ही होगा और अल्लाह के फजल से अब आपको वो बैसाखियाँ भी नहीं मिलेंगी जो 2018 में मिली थी, और इंशाल्लाह ताला स्वीप करेगी PDM। अच्छा, आप को ये यकीन है कि आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, आपने खुद ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया PDM,
वो मान जाएंगे कि ऊपर वालिद साहब वज़ीर आज़म हो और नीचे सबसे बड़े सूबे में बरखुरदार जो है वो चीफ मिनिस्टर हो, तो वो जब इलेक्शन में वोट लेने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी उनको? इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो मीटिंग्स हुई, मौलाना फजलुर रहमान, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात हुई, कंसेंसस है कि इस इलेक्शन के अंदर हमजा शहबाज ही पार्टी के कैंडिडेट। आर यू श्योर कि आसिफ जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है? बिल्कुल दिया, आपके सामने दिया है? मैंने सुना है। जो मीडिया में आया है वो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, वो जो दोस्त मिलने गए थे उन्होंने भी आके यही बताया। अच्छा। जब हमारी पार्टी की मीटिंग थी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बात हुई है। तो इससे जो इमरान खान का बयानिया है कि ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो खानदानों की जागीरें हैं। देखें, मैं आपको ना मीर साहब एक बात बताऊं, इस वक्त मैं आज की बात कर रहा हूं। जनरल इलेक्शन आते हैं, उसमें क्या सूरत हाल बनती है। आज का सबसे जो बेहतरीन कैंडिडेट आ सकता है वो हमजा शहबाज साहब ही आ सकते हैं। पंजाब को आप क्यों नहीं आ सकते? उसकी वजह है पंजाब को नहीं, आप क्यों नहीं आ सकते? मोहम्मद अहमद खान साहब क्यों नहीं आ सकते? और इतने पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो क्यों नहीं आ सकते? अब मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। पार्टी में जब बात हुई थी, हमजा साहब ने कहा था कि मैंने कैंडिडेट नहीं बनना, और जो सूरत हाल बनी थी उसको देखते हुए कंसेंसस के साथ, उसमें जितने नाम आपने लिए हैं ये सब डिस्कस भी हुए थे, और भी एक दो नाम थे जो डिस्कस हुए थे, और सब ने कंसेंसस के साथ कहा था कि इस सूरत हाल में हमजा साहब भी इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ, और आगे जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। जी आगा साहब, ये आपकी पार्टी में भी यही सूरत हाल है, एक ख़ानदान की डोमिनेशन है, बेशक उस ख़ानदान में अब थोड़े से इख्तलाफात हैं। ये जो पाकिस्तान की नई नस्ल है, इसको हमारी जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या मैसेज दे रही है कि हर पार्टी के अंदर जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ख़ानदान जो है, छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है या मजहबी पार्टी है, एक खानदान के एक नहीं कई अफराद तमाम अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान? आगा साहब सिर्फ एक चीज़ का इजाफा कर दूं। मीर साहब, बात यह है कि हमजा को आप शहबाज शरीफ के बेटे के तौर पे ना देखें, 2 साल से ज़्यादा कैद देखें, मुशर्रफ दौर के अंदर, मुशर्रफ दौर के अंदर। इससे मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुर्बानी जो है हमजा साहब से ज़्यादा कुर्बानियाँ भी बहुत से लोगों की हैं जो कि पंजाब असम्बली के मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। जब आप उनको इग्नोर करते हैं तो फिर ये मेरे जैसा आदमी जो है वो जब पब्लिक में जाता है तो उससे लोग कहते हैं भाई इनसे ये सवाल करो कि ये इनको अपने ख़ानदान के अलावा कोई चीज़ नज़र आते हैं, बिल्कुल नज़र आते हैं, और वक्त आने पर वो सारे पुट भी होंगे। इस वक्त इन तमाम हालात में वो चॉइस है। जी आगा साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। इसमें मीर साहब कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर पार्टीज़ की सरबराही और उसके अंदर अमलदारी के सिलसिले में है, ये अनडेमोक्रेटिक तो है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। और ये बातें जो हैं, ये पॉलिटिकल जो लोग हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो सोचते हैं, वो कम्प्लेक्स में भी रहते हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें आस्ता आस्ता तब्दीली आएगी और आनी शुरू हो गई है। यानी पीटीआई, अगर आप पीटीआई की तरफ देखें तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अंदर कोई इमरान खान साहब के बाद उनके फैमिली का कोई बंदा पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो टिकट दिलवाते हैं, अपनी बेटी को पब्लिक उनको रिजेक्ट कर देती है। परवेज़ खटक साहब सीनियर रहनुमा हैं, उनका आधा ख़ानदान जो है वो या एमपीए हैं या एमएनए हैं या मुख्तलिफ ओहदों पे वो भी हैं। जो मैं लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है सरबराही के बिल्कुल ठीक है के बारे में आप जो बात कर रहे थे, मैंने उसके लिए कहा। तो ये कल्चर अब तब्दील होने की तरफ जा रहा है। अब उसके अंदर देखें ना, अगर मैं एक पार्टी के अंदर बहुत असर रखता हूँ, तो जब मेरी ऊपर वाली जो क़यादत है उसके अंदर अगर ये डोमिनेट की होंगी चीज़ें, तो फिर मैं भी ये ख्वाहिश करूँगा, मेरा बेटा भी ख्वाहिश करेगा कि मुझे भी जनाब ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें अभी इस वक्त जोर किस चीज़ पे देना चाहिए कि अगर किसी सरबराह जमात का बेटा आए तो अपनी काविशों से, अपनी कारकर्दगी से और जोरे बाजू अपने अमल दखल से या अपनी जो उसकी बसीरत है उससे आए, तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे को कर देंगे जो नज़र आ रहा हो कि बस उसमें क्वालिटी यही है
कि ये बेटा है, तो ये वाली बात मज़ीद आम आदमी के जहन में जो है वो इबहम क्रिएट करती है और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। इसको ख़त्म होना चाहिए, ये बात आप नहीं। लेकिन जो राना मशहूद साहब ने कहा कि जो लोग हमजा शहबाज पे तनकीद करते हैं, एतराज़ करते हैं, तो उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने कैद भी काटी है, मुकदमात का सामना भी किया है, साबित कदम रहे हैं। कब काटी है देखें, अगर किसी ने अपने जुर्म के सिलसिले में काटी हो, फाइनेंशियल जुर्म साबित तो नहीं ना हुआ, और मनी लॉन्ड्रिंग में कोई इस किस्म की जुर्म कब साबित हो सकता है? अब मैं तो आपको बता रहा था, ये वफाक की हुकूमत क्यों कायम रखना चाहते हैं? इनकी पार्टी के अंदर ये रोला पड़ गया है कि तुसी बड़े बड़े सारे फारग हो तो साडा की बनेगा। उनके केस अभी पड़े हुए हैं पेंडिंग। अब ये इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबके केस फारग हो जाएं, नीचे वालों को भी हो जाए। जैसे परवेज लाई साहब के भी केस खत्म हो गए, मुनस लाई के भी खत्म हो गए, चोई शुजात साहब के भी खत्म हो गए। लेकिन वो तो अपोजिशन के दौर में हुए, वो इक़्तिदार में तो नहीं हुए ना। बताएं, अगर इक़्तिदार में हुए हैं और जिस तरीके से ये नैब कानून बकौल इमरान खान के नैब तो जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी, और बकौल परवेज लाई साहब बाजवा साहब उनके मोहसिन हैं। नहीं जी, ये देखे ना, ये तो अपने अपने तजर्बे की बात है ना। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, उनका अपना तजर्बा है, मेरा अपना तजर्बा है। तो ये बातें तो जो है वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना। बात यह है कि हमारी जमात जो है, मीर साहब, कब हमने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है? किस दौर में हमने इनकार किया? आजकल नहीं है, बस एस्टेब्लिशमेंट, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। नहीं है आप, हमारी मुशावरत भी है, आज भी है। अच्छा, बिल्कुल है। चलिए, अगर आप दावा करते हैं तो मैं बिल्कुल है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। अच्छा, एक मैं क्लैरिफाई कर दूं चीज़। ये कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा के कंट्रोल में नैब थी, नैब का चेयरमैन जो था वो जावेद इकबाल साहब थे। जावेद इकबाल साहब की जान तैयबा गुल के हाथ में थी, और तैयबा गुल इमरान खान के हाथ प्राइम मिनिस्टर हाउस थी। और जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पीटीआई के केसेस, मालम जब्बा केस से लेके बिलियन ट्री सुनामी से लेके, और खुद चेयरमैन ने कहा तैयबा गुल को लाए ना, आई हुई है, आई हुई तो करें कार्रवाई, तो अपने केस अपना फर्क नेब तब्दील कर दी, नेब को कानून तब्दील, नया चेयरमैन आ गया, नया चेयरमैन आ गया, नया चेयरमैन नहीं, नैब का इसलिए तब्दील किया कि मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून था जो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। आपने तब्दील किया पर्सन स्पेसिफिक, फलां के मुकदमे के लिए सेक्शन 9, फलां के मुकदमे के लिए सेक्शन 5 बता चुके हैं, मीर साहब के प्रोग्राम में बता चुके हैं। नहीं, गलत बातें जो है ना, कौम को कंफ्यूज करना छोड़ दें। कमाल ये एक आमिर का, डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था जो सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और हम ये चाहते हैं जो करप्शन करता है उसको पकड़ें, लेकिन उसको 50 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए तक जो है वो करप्शन नहीं है। नहीं, उसके लिए लहदा एंटी करप्शन मौजूद है, उसके लिए और अदारे मौजूद है। मतलब लोगों को कंफ्यूज ना करें। ये भी पर्सन स्पेसिफिक है। आपके मनी लॉन्ड्रिंग के जो चेक हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं। तो चले उसके लिए कम के बनाया है, कोई 25 करोड़ का बनाया हुआ है, कोई 30 करोड़ का बनाया हुआ है, इसलिए आपने अमेंडमेंट किया। वो आप गलती करके आप मुनस अली के चेकों की बात कर रहे हैं, बाकी चेक जो है उनको देखें जरा। मैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के चेकों की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर आगा साहब, उसके ऊपर कोर्ट का फैसला पढ़ लें, शहबाज के चेकों की कोर्ट का फैसला पढ़ लें। उन चेकों की असल में सर, अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि 25 करोड़ का चेक, नैब ने एक चेक भी 2.5 करोड़ से ऊपर का नहीं दिया हुआ। रिकॉर्ड की बात है, जाके देख लें, वो जाके देख लें। मेरी बात नहीं ना, आपके हमारे दौर में नहीं, आपके दौर में अच्छा ऊपर भी वफाक था। अब एक और भी मसला है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मुबर्रा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगा साहब, एक और भी मसला जो है वो ये है कि बहुत बड़ा मसला है कि आज कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो 2023 में नहीं बल्कि 2024 में कराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये 2024 में इंतखाबात ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। राना मशहूद साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया और वो कह रहे हैं जी कि ये इलेक्शन जो है ये 2024 में ले जाना चाहते हैं।
ये उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि उनका पता नहीं लगता वो किसके साथ खड़े हैं। हो सकता है कि अब जिनको वो खुश करना चाह रहे हैं उनकी ज़ुबान बोलना शुरू कर दें। हमारा कोई इरादा नहीं। मैं तो आपको पहले कहा, जो आइन और कानून कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। 2023 का इलेक्शन है, 2023 में ही नहीं, होगा। आपने जिस तरह वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने के लिए आइन और कानून से रास्ता निकाल लिया, तो आप 1 साल इलेक्शन को डिले करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप कहेंगे जी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है। पहली बात है मीर साहब, हमने रास्ता कोई नहीं निकाला। आईन पाकिस्तान गवर्नर का एक रोल है और उसके अंदर जो उसकी जिम्मेदारी हैं उसके मुताबिक ही हुआ है। और इलेक्शन 2023 में ही है, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी दें इस्तीफ़े, हम इलेक्शन कराएंगे। एनए के आज आप सुनते रहे हैं कि अब तो हमारा पार्टी का भी ये हो गया कि हम इनकी नेशनल असेंबली में इस्तीफ़े कबूल करेंगे। साहब, इनकी अब पॉलिसी ये है कि कौमी असम्बली में जो पीटीआई के एमएनए है ना, उनके इस्तीफ़े कबूल करके तो वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो नून लीग नहीं बाई इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी दोबारा, क्योंकि वो उनकी सीटें हैं। और जाहिर बात है फिर वो दोबारा इस्तीफ़े दे देंगे, या फिर इलेक्शन कराएंगे, वो फिर इस्तीफ़े दे देंगे, या फिर इलेक्शन कराएंगे। ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। देखें, ये खुद ट्रक की बत्ती की, बल्कि ये डैम्पर की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि ये पहली बात तो ये है कि इनका क्लेम ये है कि हमने उनकी तनख्वाहें बंद कर दी हुई हैं। नेशनल असम्बली के जो मेंबर जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, तनख्वाहें बंद कर दी हैं। भाई, अगर तनख्वाहें बंद कर दी हुई हैं तो फिर इस्तीफे कबूल हुए हैं तो तनख्वाहें बंद की हुई हैं ना आपने। किसको आप अपना बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? खुद लगे हुए हैं बत्ती के पीछे। लोगों को झूठ बोल के इतना बड़ा एक ड्रामा रचा रहे हैं कि तनख्वाहें बंद कर दी हुई हैं और उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। और जो 11 लोग जिनको आपने जिनकी जगह पे इलेक्शन करवाया, वो कब पेश हुए थे स्पीकर के पास? वो भी अपनी चॉइस के ऊपर आपने उनको मिलके चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ आपने उनको उनके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। सिर्फ इस वजह से मीर साहब बेवकूफ किसको बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो कम मार्जिन पे जीते हुए थे। अच्छा, तो इन्होंने कहा ये सीटें जो हैं हम ये नोच लेंगे, निकाल लेंगे और हमारी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी के आगे ये अगर 2 साल बाद भी इलेक्शन कराएं तो इनका बनना कुछ नहीं है। पहली बात, चलो जी, पहली बात मीर साहब ये है फिर कि इनके 130 जो लोग जो है ना आज भी तनख्वाहें ले रहे हैं, पता नहीं कहां से लाए, 50 करोड़ महाना। तो आप गलत कर रहे हैं ये ना? ले रहे हैं। आप नहीं गलत ले कर रहे, रहे हम बंद की हुई हैं। बिल्कुल, आप जाके असेंबली का रिकॉर्ड जुलाई देखें से मीर बंद साहब, की हुई है। अपना रिकॉर्ड देखिए। रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। रिकॉर्ड मैं चेक कर लूंगा जी। और मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलने से इजाज़त लेने से पहले सिर्फ यही कहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान की सियासत को अदालतों में ना लेके जाएं, सियासी तनाज़ात आपस में हल करें, अदालतों को बीच में ना घसीटें और किसी और को भी ना घसीटें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।